स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइकॉनिक मैथ्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। फर्स्ट हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। एंड द सेकंड टॉपिक और चैप्टर इज़ योर मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। तो ये दोनों टॉपिक हमारा सिलेबस से कंप्लीट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा स्टार्ट आज, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अब ये कोरिलेशन रिग्रेशन है क्या? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोरिलेशन। मतलब टोटली ये जो पूरा टॉपिक है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ योर कोरिलेशन एंड सेकंड इज़ योर रिग्रेशन। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि कोरिलेशन जो है वो होता क्या है। सो सिंपल सी बात है, अब तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ पे हमने क्या किया कि जो भी हमारे पास जो डेटा गिवन होता था वो डेटा कैसे होते थे। हमारे पास कुछ तो एक्स दिया हुआ है, राइट, उसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक्स एंड फ्रीक्वेंसी है, राइट, एंड उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कुछ एक्स आई एफ आई ये सब डिटेल्स कैलकुलेट करते थे, ठीक है। बट अब हमें क्या, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होता था। बट अब हमें क्या करना है, कोरिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। मतलब सिंपल सी बात है, वहाँ पे एक वेरिएबल तो होगा नहीं, वहाँ पे ऑफकोर्स 2 वेरिएबल्स होंगे। सो हमारे पास अभी जो भी नेक्स्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें 2 वेरिएबल रहने वाले हैं, एक्स का डेटा गिवन होगा एंड सेकेंडली वाई का डेटा गिवन होगा। सो अब ये दोनों वेरिएबल में क्या रिलेशन है, तो दिस इज कॉल्ड कोरिलेशन एंड कोरिलेशन इसको बोलते हैं। एंड इस कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोएफिशिएंट यूज करेंगे, एक आर। मतलब ये आर क्या होता है, ये आर होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू, मतलब ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा आपका कि दोनों वेरिएबल में कितना रिलेशन है। सो हम लोग ये टॉपिक देखेंगे, पहले हम इसका ग्राफ से स्टडी करेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम लोग कैलकुलेशन से शो करेंगे कि कैसे आर का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो कोरिलेशन मीन्स आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कोरिलेशन वाले जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें सबसे पहले स्पेशली दो वेरिएबल्स तो होंगे ही होंगे। अन्य जो 2 भी वेरिएबल्स रहेगा उसी वेरिएबल के बीच में हमें रिलेशंस फाइंड करना होगा। मतलब उस दोनों वेरिएबल के लिए हमें ये आर की वैल्यू फाइंड करना होगा। एंड आर की वैल्यू जिस हिसाब से जैसी वैल्यू आएगी हम लोग बताएंगे कि ये दोनों वेरिएबल में इतने का रिलेशन है या इतने का कोरिलेशन है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक होगा, कोरिलेशन का ही एक टॉपिक है स्कैटर्स डायग्राम। अब ये स्कैटर डायग्राम होता क्या है, तो सबसे पहली बात तो स्कैटर डायग्राम में क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास जैसे 5 अलग अलग तरीके के स्कैटर्स डायग्राम बनाते हैं। मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या होने वाला है। सो स्कैटर्स डायग्राम, अब ये स्कैटर्स डायग्राम में सबसे फर्स्ट डायग्राम हमारा होने वाला है, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन कैसा होता है, तो इसके लिए हम लोग छोटा सा एक ग्राफ बना देते हैं जिसके अंदर क्या करना है आपको, जिसमें सारे के सारे पॉइंट्स जो होंगे ना वो सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में लाई करेंगे। दिस इज कॉल्ड परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। सेकेंड होता है, मैं आपको एक बार डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। सेकेंड होता है परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होगा कि जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे एक ही लाइन में होंगे, बट वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। उसके बाद थर्ड आता है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन को हम लोग सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, राइट। पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होंगे, जो भी हमारे पास पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स लीनियर तो होंगे, बट जैसे किसी के लिए एक लाइन बन सकता है या मतलब जितने भी पॉइंट्स हैं वो लीनियर होंगे, लेकिन क्या मतलब पॉजिटिव तो होगा, लेकिन ऐसा होगा कि वो एक या 2 लाइन में स्कैटर हो जाएगा। स्कैटर हो जाएगा मतलब क्या, पूरे के पूरे पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होंगे, हाँ, लेकिन ऐसा होगा कि मतलब 2 लाइन्स बन जाएगा या 3 लाइन्स बन जाएगा, तो उसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। सेम फोर्थ वन के लिए नेगेटिव कोरिलेशन। सो नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स जो होंगे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे। एंड फिफ्थ हमारा टॉपिक होता है नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन में क्या होने वाला है, जिसके अंदर कोई भी रिलेशन नहीं है। मतलब वहाँ पे जो भी हमारे पास ग्राफ बनने वाले हैं वो सारे ग्राफ के जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स यहाँ वहाँ होंगे, कोई लाइन्स नहीं बनेगा। सो दिस इज कॉल्ड नो कोरिलेशन। मैं आपको एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या होता है ये। सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला कि ये कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन है हमारे पास कोई भी 2 वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो।
सो हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कि एक्स एंड वाई के बीच में कैसे रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने ऑलरेडी बचपन में मतलब जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में की अगर बात करें तो उस टाइम पे आपने पॉइंट्स को प्लॉट किए होंगे। मतलब हमारे पास अगर एक्स एंड वाई ऐसे 2 पॉइंट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 3 and 2 लिख दिए, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा 6 and 4, देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे लिखा यहाँ पे समथिंग 12 है, यहाँ पे 6 है, कुछ इस तरीके से पॉइंट्स ले लिया मैंने, ठीक है। अभी जो भी पॉइंट्स हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। एंड आफ्टर दैट प्लॉटिंग करने के बाद अगर सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, दिस इज परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्टली क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आ गए, राइट। सेम वैसे ही नेगेटिव क्यों बोला जा रहा है इसमें और परफेक्टली क्यों बोला जा रहा है, परफेक्टली इसलिए क्योंकि सारे पॉइंट्स एक लाइन में हैं, नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो दिस इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में दिस इज नॉट परफेक्टली क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही लाइन में नहीं आया, बट हाँ 2 या 3 लाइंस बन गए हमारे पास, लेकिन ऐसा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में ये अपवर्ड में ही है, इसीलिए इसको पॉजिटिव कोरिलेशन बोला गया है। सेम वैसे नेगेटिव के लिए भी क्या करने वाले हैं कि वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में नहीं आए हैं, 2 या 3 लाइन में ऐसा स्प्लिट हो गए हैं, लेकिन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोला जाता है नेगेटिव कोरिलेशन। एंड यहाँ पे भाई कोई भी वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है कि कोई लाइन में बन रहा है या फिर नेगेटिव में बन रहा है या फिर पॉजिटिव में बन रहा है, कोई रिलेशन नहीं है, मतलब सारे पॉइंट्स स्प्लिटेड है अलग अलग जगह पे। सो इसलिए इसको बोलते हैं नो कोरिलेशन। अब एग्जाम में ये मोस्टली 5 मार्क्स का एक्सप्लेन करने के लिए आता है, तो उसके लिए आप लोग ये 5 डायग्राम बना के वहाँ पे आपको थोड़े से वैल्यूज यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, सो पहली बात तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो भी हमारे पास कोएफिशिएंट होता है, ये जो r होता है, ये r की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन 1 and -1, -1 and 1 के बीच में होता है। अब ये -1 and 1 के बीच में होता है तो कौन से ग्राफ के लिए r का वैल्यू कितना होगा, सो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। दिस इज परफेक्टली 1, तो परफेक्टली पॉजिटिव के लिए r इज इक्वल टू 1 होता है, परफेक्टली नेगेटिव के लिए r इज इक्वल टू -1 होगा। पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव मतलब इसमें नेगेटिव टर्म नहीं आएगा। सो यहाँ पे r इज इन बिटवीन 1 and 0, पॉजिटिव बोला मतलब 0 से बड़ा, राइट, एंड 0 से बड़ा 0 के इक्वल हो सकता है, एंड 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, r की वैल्यू -1 से ज़्यादा होगा एंड 0 से कम होगा। सो यहाँ पे आपका ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। नो कोरिलेशन में क्या होने वाला है, r इज इक्वल टू डायरेक्टली 0। इफ़ यू वांट यहाँ पे ये इक्वल टू साइन हटा दीजिए, बिकॉज आई इक्वल टू साइन के लिए नो कोरिलेशन हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव आया मतलब दोनों के लिए ये इन बिटवीन -1 to 0 रहेगा तो नेगेटिव, 0 to 1 रहेगा तो पॉजिटिव। क्यों हम लोग बोल रहे हैं, बिकॉज इसको आप नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास ये नंबर लाइन है, राइट, दिस इज 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1। 0 के इस साइड वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव होती है, राइट, तो अगर -1 and 0 के बीच में है तो दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन, इसलिए मैंने इसका रेंज क्या लिखा, -1 to 0। सेम वैसे ही अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे 0 to 1 में 0 के उस साइड में है, राइट साइड में है, इसलिए पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव का रेंज क्या होने वाला है, 0 to 1। तो यहाँ पे 0 to 1 मैंने लिख दिया। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे स्कैटर्स डायग्राम का टॉपिक कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमें 5 डायग्राम्स एक्सप्लेन करना है एंड विथ वैल्यूज ऑफ r। यहाँ पे वैल्यूज ऑफ r भी आपको शो करना पड़ेगा कि कौन से डायग्राम जब बनेगा तो उस टाइम पे कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू कितना होगा। सो मे बी आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा आप एक बार और वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं। इस मतलब जो भी वीडियो में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उसका नोट्स भी मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे कि आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। इसके नोट जो भी मैंने बनाया है वो मैं गूगल ड्राइव के लिंक में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो आप वहाँ से नोट्स रेफर कर सकते हैं। सो ये टॉपिक हो गया हमारा स्कैटर्स डायग्राम। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये हमने जो सीखा वो हमारा आर का वैल्यू था फ्रॉम ग्राफ, मतलब ग्राफ से हमने आर का वैल्यू कैसे फाइंड किया वो हमने देखा। अब ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेशन से कैसे फाइंड करना है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं फॉर्मूले से डिराइव होता है, राइट। यानी जो फॉर्मूलेस होते हैं वो फॉर्मूलेस कौन बनाता है, कोई स्टैटिस्टिशियन है, कोई मैथमेटिशियंस है, वो सब फॉर्मूलेस बनाते हैं, राइट। सो यहाँ पे एक स्टैटिस्टिशियन आया, दैट इज कॉल्ड कर्ल पियर्सन। कर्ल पियर्सन एंड कर्ल पियर्सन ने इस कोएफिशिएंट को डिराइव किया एंड इसीलिए उसने नाम दे दिया कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब इसने फॉर्मूला क्या बताया, इसने यहाँ पे फॉर्मूला हमें एक्सप्लेन किया कि इसका जो भी फॉर्मूला होता है वो समथिंग हमारे पास इस तरीके से डिराइव किया जाता है कि दिस
correlation coefficient is denoted by small r, and this is equal to covariance of x comma y and whole divided by standard deviation of x and standard deviation of y. मैंने पहले ही बताया आपको क्वेश्चन में x एंड y दो डेटा गिवन होगा, राइट। सो x का क्या स्टैंडर्ड डेविएशन आया, y का क्या स्टैंडर्ड डेविएशन आया, वो वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एंड इस टर्म से डिवाइड करेंगे। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर में स्टैंडर्ड, जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर जो था हमारा लेक्चर 7 एंड लेक्चर 8 वाला, उसमें हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन ही फाइंड करना सीखा था। सो आप एक बार वहाँ पे रिफर कर सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। और वैसे भी अगर आपको बिना वहाँ पे भी और इस लेक्चर में ऑलरेडी रिवाइज भी हो जाएगा आपका कि स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करना है। सो यहाँ पे जो मेरे पास ये कोवेरिएंस है, वेयर दिस कोवेरिएंस ऑफ x, y इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे सिंपली बता सकते हैं कि ये हमारा होता है समेशन ऑफ x, y माइनस n इंटू एक्स बार y बार, ये हो गया। एंड उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इज नथिंग बट योर स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स आई का स्क्वायर, यहाँ पे आप एक्स आई वाई आई लिख सकते हैं, चलेगा, अगर एक्स वाई भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार दी होल स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई आई स्क्वायर माइनस एन वाई बार का स्क्वायर। सो ये हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से आर का वैल्यू ये फॉर्मूला होता है, राइट, एंड इसके अंदर कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये है। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, सो हमारे पास पूरा बड़ा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, so square root of summation of x I square minus n x bar दी होल स्क्वायर एंड यहाँ पे सेकेंड सिग्मा y में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ y स्क्वायर n इंटू वाई बार दी होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास इन शॉर्ट ये कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये हमारा फॉर्मूला है। सो अब हमें करना क्या है ना, आपने ये फॉर्मूला सीख लिया, अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सो यहाँ पे आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आ गया। तो हमें करना क्या है, ये जो आर का वैल्यू गिवन है, ये आर की वैल्यू मतलब आर का जो फॉर्मूला गिवन है, इसमें जितने भी टर्म्स है ना, ये सारे टर्म्स हमें फ्रॉम द क्वेश्चन फाइंड करना होगा कि एक्स बार क्या है, वाई बार क्या है, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, ये सारे टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन एंड देन उसके बाद वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो आर का वैल्यू आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसके आगे का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So question number 1, find कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द गिवन डेटा। गिवन डेटा क्या है, आपके पास x दिया रहेगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देती हूँ, टेबल आपको बना देती हूँ एंड y गिवन रहेगा क्वेश्चन में। सो x एंड y यहाँ पे जो भी दिया है हमारे पास 6 2 10 4 8, y का डेटा गिवन है 9 11 5 8 एंड 7, ये x एंड y गिवन है हमारे पास। एंड अब हमें आगे क्या फाइंड करना है, एक्स आई स्क्वायर, नेक्स्ट कॉलम में क्या फाइंड करेंगे, वाई आई स्क्वायर, उसके नेक्स्ट कॉलम में क्या फाइंड करेंगे, एक्स आई वाई आई। ये हमें क्यों फाइंड करना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले थे वो फॉर्मूले में हर जगह ये सारे टर्म्स थे। सो हम लोग यहाँ पे नीचे ये नीचे वाला जो लास्ट कॉलम बना रहे हैं, दिस इज़ ऑफ टोटल वैल्यू। सो हम लोग टोटल फाइंड करेंगे, ये समेशन ऑफ x इज इक्वल टू, इसका टोटल आपके पास आ जाएगा 30, समेशन ऑफ y जो भी आएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा 40। मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रही हूँ। अब एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर एंड एक्स आई वाई आई ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 36, ये 4, ये 100, 16 एंड 64। नाउ 9 का स्क्वायर 81, 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। सो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यूज आ गया। अब हमें क्या करना है, x इंटू वाई, सो दिस इंटू दिस करना है, दिस इज एक्स आई, ये है वाई आई। सो x इंटू वाई, तो ये हमें मल्टीप्लाई करना है, तो दिस इज 54, 22, 50, 32 एंड 56। इसका टोटल निकालेंगे, इसका ऐड कर लीजिए आप कैलकुलेटर यूज़ करके। सो इसका समेशन आ जाएगा 220, इसका समेशन आ जाएगा 340
एंड इसका समेशन आ जाएगा 214. सो दिस इज योर टेबल जो हमने क्वेश्चन में एक्स एंड वाई ऑलरेडी दिया था. सो हम लोग वहाँ से ये एंड ये तीनों टर्म हम लोग फाइंड करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे एंड देन अभी आगे का क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है. सो करेंगे कैसे, हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एक्स बार एंड वाई बार. सो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे. एक्स बार क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन. सो समेशन ऑफ एक्स आई कितना गिवन है 30. दिस इज 30 एंड एन कितना है, एन हमारे पास 1 2 3 4 5 डेटा है. सो ये हो जाएगा 5. सो दिस इज 6. एक्स बार का वैल्यू आ गया हमारे पास 6. सेम वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है वाई बार. सो वाई बार कितना आ जाएगा, वाई बार इज नथिंग बट समेशन ऑफ वाई आई अपॉन एन. सो समेशन ऑफ वाई आई कितना है 40. सो 40 अपॉन 5, ये कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 8. सो वाई बार 8 आ गया. सो एक्स बार आ गया, वाई बार आ गया. हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अभी सिंप्लीफाई करेंगे. सो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, सिंस आर का जो फॉर्मूला होता है दिस इज नथिंग बट, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला लिख रही हूँ, समेशन ऑफ एक्स आई वाई आई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स बार दी होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन इंटू वाई बार दी होल स्क्वायर. सो इसे कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देती हूँ या फिर चलेगा, आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. कितना आ जाएगा समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई. सो इसका समेशन कितना है 214 माइनस एन कितना है 5, एक्स बार कितना आया 6 एंड वाई बार कितना आया 8. नीचे क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का समेशन कितना है 220. सो दिस इज 220 माइनस एन कितना है 5 इंटू एक्स बार का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर. यहाँ पे क्या आ जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर का समेशन कितना है 340 माइनस एन कितना है 5, वाई बार कितना है 8. सो 8 का स्क्वायर. सो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है. दिस इज 214 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 240 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 220 माइनस 36 एंड 36 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आंसर आ जाएगा 180. सेम वैसे यहाँ पे दिस इज 340 माइनस 8 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर 64 एंड 64 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा 320. सो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये 214 माइनस 240 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -26 एंड होल डिवाइडेड बाय, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना, यह आएगा 40 एंड ये सेकेंड वन आ जाएगा हमारे पास 20. सो इसको सिंप्लीफाई करना, दिस इज -26 एंड होल डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट ऑफ 40. कैलकुलेटर आप यूज़ कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 40 कैलकुलेट कीजिए. दिस इज 6.3245 एंड इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 20 कैलकुलेट करेंगे तो 4.4721. ये कैलकुलेट कर लीजिए. नाउ 26 होल डिवाइडेड बाय इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 28.2837 एंड फाइनल आंसर जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे पूरे नंबर से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ तो 0.9192. तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आर का वैल्यू आ जाएगा. सो कोरिलेशन कर्ल पियर्सन कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमारे पास आया -0.9192. तो दिस इज ए नेगेटिव डायरेक्शन. सो इसका मतलब ये कौन सा होगा हमारे पास, नेगेटिव है तो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा. सो फ्रेंड्स हम लोग को इस तरीके से एक पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. जैसे एग्जाम में हमें क्या गिवन होगा, एग्जाम में हमेशा ही हमें कर्ल पियर्सन कोएफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा एंड वहाँ पे एक्स का डेटा एंड वाई का डेटा, ये दो डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन होगा और उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स आई वाई आई ये कैलकुलेट करना होगा. क्यों हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूले में ये सारे टर्म्स रिक्वायर्ड है इसलिए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं. सेम वैसे ही मैंने ये एक्स बार एंड वाई बार क्यों कैलकुलेट किया, बिकॉज यहाँ पे हर जगह एक्स बार वाई बार ये सब यूज़ हो रहा है तो हमने एक्स बार निकाला वाई बार निकाला. एक्स बार वाई बार क्या होता है, मीन होता है, मीन ऑफ एक्स. तो टोटल एक्स का समेशन डिवाइडेड बाय एन, सेम वैसे ही वाई का समेशन डिवाइडेड बाय एन. तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सो इस तरीके से कर्ल कोरिलेशन कोएफिशिएंट के चाहे कौन से भी क्वेश्चन है आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि कोरिलेशन का ही सेकंड पॉइंट देखेंगे, स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैलकुलेशन की बात आ जाती है तो कैलकुलेशन के लिए सारे जो मैथमेटिशियंस है स्टैटिस्टिशियंस है वो क्या करते हैं, अलग अलग फार्मूलाज डिराइव करते हैं. सेम ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास 2-3 मेथड्स होते हैं, राइट.
सो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग ने कॉर्पोरेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट से कैलकुलेट किया, सेम वैसे ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्पियर्समैन रिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड देन वहाँ पर हमारा कोरिलेशन का ये टॉपिक कंप्लीट होगा। फिर आगे के हाफ लेक्चर में हम लोग रिग्रेशन टॉपिक इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, और ऑलरेडी मैंने ये सारे जो भी वीडियो में पढ़ाया है इसका नोट्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है, लिंक रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्या उसका नोट्स है, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।